स्टार्ट करते हैं अदर सोर्सेस। सेक्शन रेंज याद है 59। चलो 56 से 59। चलो तुम्हें कम से कम रेंज तो याद है। मैं बताऊं ऐसे ऐसे सीए देखे मैंने, सीए बनने के बाद भी पता नहीं होता कौन सा सेक्शन ने क्या बोला है। ये याद रहता है हाँ ये क्लॉज ये था, वो पूछना कहाँ लिखा है, हाँ होगा कहीं तो होगा, ऐसी बातें करते हैं। और एज ए प्रोफेशनल तुम्हें पता होना चाहिए लॉ में क्या बोला है, कहाँ लिखा है ये। चलो सुनो, पहला सेक्शन क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन। देखो 56 जो चार्जिंग सेक्शन है इसके दो सब सेक्शन है, 56 का 1, 56 का 2। 1 बड़ा बच्चा है, 1 कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेज होता है, यानी जो इनकम कहीं भी टैक्स नहीं कर सकते और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि एग्जेम्प्ट नहीं है तो टैक्स करना ही क्यों है, अगर एग्जेम्प्ट है तो टैक्स करना ही क्यों है। यानी कोई ऐसी इनकम जो कहीं भी टैक्स नहीं हो रही और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स लगाना है तो कहां लगाओगे, अदर सोर्सेज में। क्या क्या आएगा इसके अंदर, फैमिली पेंशन, याद है आप रिटायर हुए आपको पेंशन मिल रही है, ये सैलरी में जाती है। अब वो बंदा मर गया, अब उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही है, उसे कहते हैं फैमिली पेंशन। अब एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉय की वाइफ में रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता, कोई और हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता, तो कहां जाएगा, अदर सोर्सेस में। सैलरी मिली एमपी और एमएलए को, स्टार मार्क कर लो एमसीक्यू के लिए। एमपी एमएलए गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं होते, अगर इनको सैलरी मिल रही है तो सैलरी होके भी सैलरी नहीं है, वो क्या है, अदर सोर्सेस। सबलेटिंग कराया था, मकान मालिक ने घर दिया किराएदार को, किराएदार ने आगे किराए पे चढ़ा दिया पर वो ओनर नहीं है, उसको रेंट मिल रहा है, एचपी नहीं है, वो क्या है, अदर सोर्सेज। डायरेक्टर की फीस, इसके आगे लिख लो, ये बात कर रहा है अदर देन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, अदर देन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। हाँ इसको ईडी बोल सकते हैं, ईडी एनईडी, एनईडी नहीं होगा, ईडी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव 34 तरह के होता है, ऐसे कुछ है ना, 34 ना, हाँ वही मैं ऐसे याद किया था मैंने, 34 तरह के होते हैं, हाँ ठीक है। चलो उसके बाद, अच्छा डायरेक्टर फीस दी है मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, कहां आएगी, अदर सोर्सेज में। डायरेक्टर फीस दी है मैंने होल टाइम डायरेक्टर को, कहां जाएगी, सैलरी में। एग्जामिनेशन, तुम पेपर देते हो, चेक तो कोई सीएससीए ही करता होगा, पेपर चेक करने के हमको पैसे मिलते हैं। अगर मैं डेली जाके पेपर चेक करता हूं तब भी मैं आईसीए का एम्प्लॉय नहीं बन गया, तो पैसे मिलेंगे चेक करने, कहां जाएंगे, अदर सोर्सेज में। तुमने वो देखा है, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यहां पे एग्जामिनर रेम्यूनरेशन है, इनविजिलेटर नहीं है। वो होता है इनविजिलेटर जो तुम जाते हो तो क्वेश्चन पेपर देता है, तुमसे छीन लेता है, बोलता चुप हो जाओ, वो तो उस स्कूल के कॉलेज का एम्प्लॉय होता है। हम इनविजिलेटर कवर नहीं कर रहे, हम यहां ला रहे हैं चेक करने वाले को। इनविजिलेटर एम्प्लॉय हो सकता है, सैलरी जा सकता है, पर एग्जामिनर रेम्यूनरेशन ये एम्प्लॉय में नहीं आता, ये अदर सोर्स में आता है। फर्क समझ आया, ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सेविंग्स का हो, एफडी का हो, आरडी का हो, इंटरेस्ट मिलेगा, कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। 56 खत्म हो गया, 2 आता है। 2 थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ये कहता है अगर मैंने लिख दिया ना कोई इनकम यहां पे लानी है तो लानी पड़ेगी भाई, अब और कहीं नहीं जाएगी वो। जैसे डिविडेंड, मैंने शेयर्स खरीदे रिलायंस के, कैपिटल एसेट, मैं रख रहा हूं 10 साल के बाद बेचूंगा, तो 10 साल जितना डिविडेंड मिलेगा कहां जाएगा, अदर सोर्स में। पर ऑन द अदर हैंड निशा एक लड़की, ये डेली शेयर खरीद के डेली शेयर बेचती है, इसके लिए शेयर कैप एसेट नहीं है, इसका स्टॉक है, यानी शेयर को बेचने से इनकम आएगी पीजीबीपी। अब उसी स्टॉक से अगर इसको मिल जाए डिविडेंड, वो पीजीपी नहीं है, वो अदर सोर्सेज है, क्योंकि 56(2) एक पावरफुल सेक्शन है। इसने बोला डिविडेंड चाहे स्टॉक से मिले या कैपेसिटी से मिले, डिविडेंड मिला है, कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में। तो लिख लो यहां पे, डिविडेंड चाहे स्टॉक से मिले या कैपेसिटी से मिले, कहां आएगा, अदर सोर्सेज। क्या बता रहे हो भाई, अच्छे बच्चे हो, अच्छी बच्चे लिखा हुआ उसने, संगति का सर क्या बोल रहे, क्या बोल रही, क्या बोल रही, अच्छा लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह से पैसे जीतते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैजुअल इनकम। याद है टैक्स रेट 30%, सेक्शन 115 बी। अच्छा बहुत बुरे लोग, हाँ ठीक है। अच्छा टीडीएस से लिंक करना है इसको, सेक्शन याद है 194 बी और डबल बी,
बी था कैजुअल इनकम के लिए, डबल बी था हॉर्स रेस के लिए। इसमें टीडीएस पे कहता था अगर 10,000 से ज्यादा पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना, पर जो जीत रहा है वो चाहे 1,000 रुपए क्यों ना जीते वो तो टैक्स पे करेगा। टीडीएस काटने वाले की लायबिलिटी है, टैक्स पे करना मेरी लायबिलिटी है। अगर मैं लॉटरी 4,000 की जीता ना तो 4 पे भी टैक्स देना पड़ेगा मुझे। मैं ये नहीं कह सकता कि सामने वाले ने नहीं काटा। लिंक कर पा रहे हो टीडीएस को यहां से? ठीक है, इसमें सीधा क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। अमन को नेट विनिंग्स मिली है 21,000 की। नेट मतलब टीडीएस काटने के बाद कितना होता है टीडीएस? 30%। यानी जो 21,000 मिले ये 100% नहीं है, ये 70% है। पहले बताओ मिलता कितना? 30,000। तो मेरी इनकम में ऐड होगा पूरा 30,000, और 30,000 का टैक्स निकालना हो तो 30% के हिसाब से 9,000। अगला बताओ, नेट विनिंग मिली है रेस और से 70,000। इनकम में कितना जाएगा? 70 की 1 लाख। 1 लाख कैसे किया? 70 डिवाइड बाय 70%। ठीक है। अच्छा, कैजुअल इनकम में याद कराओ, क्या खर्चे माइनस होते हैं? कोई नहीं। डिडक्शन मिलती है एटी से एटीयू? नहीं, कुछ नहीं होता। जितना जीता पूरा, क्योंकि वर्ड क्या है? एंटायर विनिंग्स आर टैक्सेबल। यानी अगर आपने 1,000 रुपए की टिकट खरीदी लॉटरी की और आप 1 लाख लॉटरी जीत गए, आप गवर्नमेंट से कह रहे हो भाई कमाया तो 99,000, नहीं, कितना कमाया? 1 लाख। टैक्स आएगा 1 लाख पे। तो 1,000 रुपए की टिकट ली, 50,000 जीत गया, कितने पे टैक्स आएगा? 50,000 पे। एटीसी एटीयू कुछ नहीं मिलेगा इसको। हाँ जी, कुछ नहीं, रिबेट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, रिबेट अलग चीज है, वो मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ, एक जगह मैच में पैसे लगाए, 5,000 हार गया, उसी दिन दूसरे मैच पे लगाए, 15,000 जीत गया, सेट ऑफ होगा नहीं होगा? नहीं होगा, पूरे 15 पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, खत्म कैजुअल इनकम। इतना ही था कैजुअल इनकम में। जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं, कैजुअल इनकम की रीडिंग करो जल्दी से। ये लो, स्पेशल पॉइंट याद रखना, रिबेट मिलती है कैजुअल इनकम पे 87A वाली 12,500 तक की, वो लिख लेना चाहो तो रिबेट मिलती है। देवश्री बातें करने को नहीं बोला है आपको, रीडिंग करने का बोला है। बातें करने बाहर निकल जाओ। पढ़ लिया? आपको पॉइंट याद है स्पेशल एडजस्टमेंट का? मेरी और कोई इनकम नहीं है, बेसिक लिमिट पूरी की पूरी बची हुई है, और मेरी कोई लॉन्ग टर्म की इनकम आ गई। मान लो मेरी बाकी इनकम 0 है और मेरा LTCG 3 लाख का है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? पहले 3 में 2.5 लाख हटा दो, कितना बच गया? 50,000, उसका निकाल दो 20%। याद है रूल ये? पर ये कैजुअल इनकम में नहीं होता। कैजुअल इनकम में पूरे 3 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता है। बस हाँ, रिबेट मिल जाएगी आपको 12,500 की, ये बात ध्यान रखना। चल आगे चलते हैं। अच्छा, आपको मिला गिफ्ट, क्या ये टैक्सेबल होता है? हाँ, गिफ्ट याद है? गिफ्ट मिलने के 3 तरीके होते हैं, या तो कैश में, या मूवेबल एसेट, या इमूवेबल एसेट। कैश कितना मिले तो टैक्सेबल? 50,000 से ज्यादा। अब चाहे एक इंसान से मिले या 10 से मिलाकर मिले, गिफ्ट देने वाले का नहीं, लेने वाले की इनकम होती है। तो जितना मुझे एक साल में गिफ्ट मिला, जितने भी लोगों से, सबका टोटल लगाऊंगा। अगर टोटल 50,000 क्रॉस कर गया तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मुझे एक साल में 55,000 गिफ्ट मिला, टैक्स 5 पे कि 55 पे? पूरे 55 पे। ठीक है। अच्छा, 3 चीज होती हैं, कैश, मूवेबल, इमूवेबल। क्या तीनों को मिला के 50 से अलग अलग है? अलग अलग। कैश की अपनी लिमिट 50, अब वो कैश हो, ऑनलाइन हो, पेटीएम, जीपे, सब लगा लो। फिर आते हैं मूवेबल के ऊपर। मूवेबल एसेट्स में कितनी लिमिट है? 50,000 की। मुझे 4 मिले मूवेबल एसेट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। चारों में अलग अलग 50,000 लगाऊं टोटल मूवेबल के अंदर टोटल। और मूवेबल में मुझे कार गिफ्ट हो गई, टैक्स लगेगा? नहीं। फोन मिल गया, टैक्स लगेगा? नहीं।
मूवेबल कौन से? सिर्फ जड़ पास। जड़ पास याद है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। अगर इसमें जोड़ दो आप शेयर्स, इसमें जोड़ दो सिक्योरिटीज भी ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लो सिक्योरिटीज। शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स अगर आपको मिलते हैं, ये भी क्या होता है? गिफ्ट। तो अगर मुझे एक साल में 70,000 के शेयर्स मिल गए, कितना टैक्स लग जाएगा मेरे पे? 70,000। पर 70,000 का शेयर्स देने वाले ने मुझसे 30,000 रुपीज वापस ले लिए, तो मुझे गिफ्ट कितने का मिला? 40,000 का। टैक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि 50 क्रॉस नहीं किया था। याद आ रहा है चीजों को? विपुल याद आ रहा है? ठीक है। सेक्शन आता है गिफ्ट का 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 नॉट एक्स। याद कैसे कराया था मैंने कहा था, एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, ऋषभ का। ऋषभ की एक गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हो गया, क्या बन गई इसकी? एक्स। ऋषभ की शादी करानी है और शादी पे गिफ्ट मिलेगा इसको। अच्छा, गिफ्ट का सेक्शन क्या होता है? 56। शादी होती है ऋषभ और एक और लड़की की, कितने लोग हो गए? 2। शादी किसी और से कर रहा है, गर्लफ्रेंड क्या बन गई इसकी? एक्स। सेक्शन क्या हो गया? शादी पे मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऋषभ की एक्स। याद है टेक्निक्स? हाँ ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा उसके ऊपर अभी, आ जाओ आगे। चलो अब मुझे बताओ, मूवेबल के अंदर हम 50,000 एग्रीगेट करके लगाते हैं कि अलग अलग लगाते हैं? एग्रीगेट करके लगाते हैं, पक्का? ठीक है। और मनी के अंदर 50 की अलग लिमिट है। इमूवेबल जाने से पहले मैं आपको करा दूं एक अमेंडमेंट जो आई है मनी के अंदर। अच्छा मनी छोड़ो, पहले बताओ कौन सा एसेट मुझे मिलेगा मूवेबल में तो मेरे पे टैक्स आएगा? कोई भी कि जड़ पास? जड़ पास प्लस सिक्योरिटीज किया, पक्का? मुझे फरारी कार मिल गई, टैक्स लगेगा मेरे ऊपर? नहीं लगेगा। मुझे आईफोन मिला, टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। आईफोन मिला मुझे पर गोल्ड का, अब लगेगा। याद है वो ज्वेलरी बन जाता है। ठीक है। स्पेशल पॉइंट क्या है? आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का भी चल रही है आजकल। किसी ने मुझे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दे दिए, आज से पहले टैक्स नहीं था उसके ऊपर, अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके डाल दिया। गवर्नमेंट ने बोला वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, शॉर्ट फॉर्म वीडीए, एग्जांपल के लिए क्रिप्टो करेंसी, ये भी अगर आपको मिलती है, इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। मनी नहीं माना, मूवेबल प्रॉपर्टी माना है इसको, क्रिप्टो करेंसी को। लिख लेना बुक में भैया, आ सकता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपको 80,000 के मिल गए, टैक्स लगेगा? हाँ। किसके अंदर? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर? डन। ये अमेंडमेंट हुई थी मूवेबल के अंदर। अब सुनो अमेंडमेंट कैश के अंदर क्या हुई है। मुझे बताओ, जब सेकेंड वेव कोविड की आई थी तो हॉस्पिटल मिल रहे थे आराम से? नहीं मिल रहे थे? नहीं मिल रहे थे। चीजें, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सस्ते थे कि महंगे हो गए थे? महंगे। तो आपने बहुत लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कहते थे डोनेशन कर दो, डोनेशन कर दो। तो अगर आपने डोनेशन करी, पहली बात तो 80G नहीं था, 80G में तो फंड्स गिवन थे ना यार। तो मान लो कोविड के टाइम पे मैंने अनुपम को 4 लाख रुपए डोनेट कर दिए, चल तो इलाज, जिसका भी इलाज कराना करा ले भाई, एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता भी नहीं है। तो अगर मैं 4 लाख दे रहा हूं, वो तो गिफ्ट काउंट हो जाएगा ना सीधा सीधा, और रिलेटिव भी नहीं है। तो 4 लाख मैंने इसको दिए, इसके हाथ में इनकम बन जाती, ये तो गलत होता ना। कोविड में सच में रिक्वायरमेंट थी, तो वो गिफ्ट ना बन जाए, इसलिए अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट क्या हुई? पहले पढ़ लो अमेंडमेंट, देखो। कौन देगा? एक इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कि उसको सच में खर्चा करना था। क्यों? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी किस वजह से? कोविड की वजह से। अपना कर या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का कर। यानी मैंने अगर अनुपम को 4 लाख रुपए दिए कि भाई तेरे घर में जिसको भी कोविड है इलाज करा ले, पहले 4 लाख इसकी इनकम मानी जाएगी, जिसमें जितना खर्चा करता जाएगा उतना हट जाएगा, और जो बैलेंस इसके हाथ में बच जाएगा वो इसके हाथ में गिफ्ट काउंट हो जाएगा। यानी अगर मैंने 4 लाख दिए, इसने 3 लाख खर्च किया, कितना गिफ्ट काउंट होगा? 1 लाख का। ये बात समझ आ गई? ये किसी और डिजीज से नहीं है, सिर्फ कोविड के लिए है। मान लो इसके घर में किसी को कोविड हुआ, उसकी डेथ हुई हार्ट अटैक से, मिलेगा एग्जम्पशन? नहीं मिलेगा। पर अगर डॉक्टर ने लिख दिया कोविड की वजह से हार्ट अटैक हुआ, तो मिल जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? पक्का पीछे? अच्छा, ये तो हो गया ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी को पैसे दिए क्योंकि उसके घर में कमाने वाला इंसान मर गया कोविड की वजह से, इलाज नहीं है, वो मर चुका है। अब मैं डोनेशन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ट्रीटमेंट के लिए कि इसके घर के लिए? घर के लिए।
वहां पे बोला गया अगर मैं 10 लाख रुपए तक देता हूं तो कोई टैक्स नहीं है, 10 लाख से ऊपर दूंगा तो जितना ऊपर जाएगा वो टैक्स है। यानी इसको 50,000 की लिमिट बढ़ा के कर दिया 10 लाख। ये खर्चे पे नहीं है, खर्चे पे कोई लिमिट नहीं थी, जितना खर्चा करना कर लो भाई। डेथ के बाद दे रहा हूं तो लिमिट कितनी है? 10 लाख। अच्छा एक बार लिंक कराना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में गिफ्ट की लिमिट कितनी होती है? 5,000 की। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, सॉरी गिफ्ट देता हूं, पैसे देता है क्योंकि उसके घर कोविड से कोई मर गया, यहां 10 लाख की क्या कोई लिमिट ही नहीं है। बॉस अपने एम्प्लॉय को कितना मर्जी दे सकता है। 10 लाख की लिमिट कब है? जब बॉस के अलावा कोई और दे रहा है। तो एक बार याद कराओ जल्दी से मुझे, मैंने ट्रीटमेंट के लिए दिया, कितना दूं? कितना भी। उसके हाथ में कितना टैक्स होगा? जो बच गया वो। किसी की डेथ हो गई, मैं उसे कितना दे सकता हूं? 10 लाख। ऊपर दूंगा तो बाकी टैक्सेबल। ठीक है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे सकता है कितना भी, ट्रीटमेंट पे भी और डेथ पे भी। ये समझ आ गई बात? आप कुछ पॉइंट से रीडिंग करना घर जाके इसकी, कि जो डेथ पे दे रहे हो पैसे, वो डेथ के 12 महीने के अंदर अंदर देना भाई। 12 महीने के बाद दे रहे हो तो गवर्नमेंट की बात मान लेना जो गवर्नमेंट कह रही है, यानी डेथ के देने हैं 12 महीने के अंदर पैसे। उसके बाद जिसकी डेथ हुई है वो कोविड से ही होनी चाहिए, और कोविड में याद है पॉइंट, जब कोविड पॉजिटिव हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर डेथ हो जानी चाहिए थी। ये कुछ पॉइंट से रीडिंग कर लेना। स्पेशल पॉइंट क्या था इसमें? 10 लाख वाला पॉइंट। पक्का क्लियर हो गया पॉइंट? ये इस पे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, मई जून दोनों में आ रहा है। अमेंडमेंट हुई है, और क्यों आ रहा है अगली बार नहीं बन सकता क्वेश्चन इसके ऊपर। सेकेंड वेव का आएगा तो अभी आएगा, अगली बार नहीं आएगा। तो लास्ट चांस है पूछने का, तो पूछ सकते हैं। एक बार जल्दी बता दो, डेथ के कितने टाइम में देने पैसे? 12 महीने में। कोविड होने से कितने टाइम में डेथ होनी चाहिए? 6 महीने में। ठीक है। इलाज के लिए कितना दे सकता हूं? कितना भी। कितना टैक्स होगा जो बच जाएगा वो। डेथ के टाइम पे कितना दे सकता हूं? 10 लाख। एम्प्लॉय दे सकता है कितना भी। ठीक है। इसकी आपकी बुक में नहीं होगा तो इसकी आप पीडीएफ मांग लेना पीयूष से, या फोटो खींचनी फोटो खींच लो, बेटर पीडीएफ मांग लेना भाई। क्या करना है? फोटो खींचे पीडीएफ मांगना है? पीडीएफ। ठीक है। वीडियो वालों पीडीएफ चाहिए हो तो ये नंबर नोट कर लो, 8383947778। कहां से आ जाएगा बुक में? आरटीबी में आया ये। हाँ मेरे का नहीं होगा ना, ये 10 लेवल नहीं होगा ना। आ गया था? क्लियर? ये मांग लेना। चलो आगे चलते हैं। चलो अच्छा अब मुझे बताओ, ये याद है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला? इमूवेबल में क्या था? अगर आपको एक इंसान से लैंड मिला, दूसरे इंसान से बिल्डिंग मिली, तीसरे इंसान से फैक्ट्री मिली, तीनों को अलग अलग चेक करना होता है। यहां पे एग्रीगेट नहीं होता। इमूवेबल में चाहो तो लिख दो, एग्रीगेट नहीं करते। जितने एसेट मिले हैं सब पे अलग अलग 50,000 की लिमिट होती है। और लॉजिकल भी है, इमूवेबल चीज 50,000 से ऊपर की ही होगी। किसी छोटे से गांव में चले जाओगे ना, वहां भी अगर आप 50 गज की जमीन लेते हो 50,000 से ऊपर की ही होगी, इससे कम में नहीं होगी। तो पहली चीज तो हो गई, लिमिट अलग अलग देखनी है। सेकेंड चीज, यहां पे सेल प्राइस, यहां ऐसे देख, ऐसे कर लेते हैं। देखो किसी इंसान ने बिल्डिंग गिफ्ट कर दी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 2 करोड़, तो उसके हाथ में कितना टैक्स हो जाएगा? 2 करोड़ पक्का। पर से बोला फ्री में नहीं दूंगा, मुझे तू 1.5 करोड़ दे। अब कितना टैक्स होगा? 50 लाख पक्का। ठीक है, पर यहां सीधा 50 लाख पे टैक्स नहीं होता। मुझे बताओ, अगर 2 करोड़ की चीज जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 2 करोड़, इस ए को बी ने 1.5 करोड़ दे दिए, तो कह सकते हैं ना ए ने अपनी बिल्डिंग 2 करोड़ वाली 1.5 करोड़ में सेल कर दी। सेल ही तो करी है, यानी सेल कंसिडरेशन कितना था? 1.5 करोड़। एसडीवी कितना हुआ? 2 करोड़। अगर कैपिटल गेन में आऊं, ए ने टैक्स तो 2 करोड़ पे दिया होगा क्योंकि एसडीवी उसके सेल प्राइस से 110% से ऊपर है। याद आ गई चीज? ये ए का सेल प्राइस क्या बना होगा? 2 करोड़। अब बी की बात कर लेते हैं। बी को 2 करोड़ की चीज कितने की मिल गई? 1.5 करोड़ की। उसके हाथ में गिफ्ट बनना चाहिए ना। अब कैसे बना गिफ्ट, आओ देख लेते हैं। जो डिफरेंस है किसमें? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, और उसने कितना पे किया। पहले बताओ डिफरेंस कितना है? 50 लाख का।
डिफरेंस है ना 50 लाख का। क्या ये डिफरेंस एक लिमिट से ऊपर तो नहीं जा रहा? अगर डिफरेंस लिमिट से ऊपर जा रहा होगा तो पूरा 50 लाख टैक्स बनेगा, लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा होगा तो कुछ भी गिफ्ट नहीं बनेगा। लिमिट क्या है? लिमिट है 10% ऑफ द कंसिडरेशन। 1.5 करोड़ का 10% कितना होता है? 15 लाख, या फिर 50,000। 15 लाख और 50,000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। कितनी लिमिट निकल के आ गई? 15 लाख। डिफरेंस कितना था? 50 लाख। क्या डिफरेंस लिमिट के अंदर है बाहर है? बाहर। तो बी के हाथ में गिफ्ट बन जाएगा 50 लाख का। समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो एक और एग्जांपल देखो। इसने बिल्डिंग दी है गिफ्ट में मिस्टर बी को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख, सेल प्राइस पकड़ लेते हैं 50 लाख। ठीक है, पहले मुझे बताओ कैपिटल गेन में ये कितना दिखाएगा फुल वैल्यू? 50 की 80, 80 लाख, क्योंकि 55 लाख की लिमिट होती है इसके पास, ये 80 दिखाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां पे, सबको क्लियर है ये? यहां पे आ जाओ। इसने कितना डिफरेंस सस्ता पड़ा इसको? 30 लाख का। अभी टैक्स मत करना, चलते हैं लिमिट के ऊपर। लिमिट क्या बोलती है? 10% किसका? 80 का 50 का? 50 का। इसको 80 से मतलब ही नहीं है ना, इसको तो 50 देने पड़ रहे हैं। ये देखिए कंसिडरेशन का देखेगा, 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख, या 50,000 हायर 5 लाख। लिमिट थी 5 लाख, इसका डिफरेंस था 30 लाख। लिमिट के अंदर है बाहर है? बाहर। पूरा 30 लाख टैक्सेबल। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है पॉइंट अभी ये? चलो जल्दी क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ। इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं जल्दी से। ये लो, चलो। आस्था को बिल्डिंग मिली अपनी दोस्त से 50 लाख की, एसडीवी थी 75 लाख। पहले बताओ लिमिट कितनी बनती? लिमिट पूछ रहा हूं, लिमिट कितनी आती? लिमिट 5 लाख की आती लिमिट। कैसे? 50 लाख 10%, 5 लाख, 50,000 हायर 5 लाख। डिफरेंस कितना है? 25 लाख। डिफरेंस लिमिट के अंदर है बाहर है? बाहर। पूरा 25 लाख टैक्स। यानी अगर क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाना होगा ना, वो कहेंगे आस्था जिसको बिल्डिंग मिली उसके हाथ में इनकम 25 लाख, दोस्त कितना मानेगा सेल प्राइस? 75 लाख। तो कैपिटल गेन लग जाएगा ना। क्लियर है? अगला लिमिट बताओ, लिमिट कितनी है? 4 लाख। डिफरेंस कितना है? 10 लाख। टैक्स लग जाएगा 10 लाख पे। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? बता दो भाई। जतिन को बिल्डिंग मिली है 12 लाख में, एसडीवी 12 लाख 20,000। पहले बताओ लिमिट कितनी होती? 1,20,000। डिफरेंस कितना है? 20,000। गिफ्ट बनेगा? नहीं। ठीक है, फोर्थ में तो लिमिट की जरूरत ही नहीं है, 80 लाख की चीज फ्री में मिल गई। कितना आता जाएगा? पूरा 80 लाख। पक्का क्लियर है पॉइंट ये? पूर्णिमा क्लियर है? पूरी क्लास में किसी को डाउट? इस बार क्वेश्चन गिफ्ट पे आएगा, या तो आ जाएगा वीडीए के ऊपर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, या आ जाएगा कोविड के गिफ्ट वाला ऊपर 10 लाख की लिमिट वाला, या आ जाएगा इसका। गिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है इस बार। पक्का क्लियर है पूरा गिफ्ट? ठीक। अच्छा, अब 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ने कहा था शादी पे गिफ्ट मिलेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें बोली उसने बोला था रिलेटिव से, यानी किसी रिश्तेदार से अगर गिफ्ट लेते हो तो दिन साल के किसी भी दिन ले लो, शादी हो ना हो, देने वाला रिश्तेदार है तो टैक्स तुम पे नहीं आएगा। उसके बाद शादी पे तो कोई भी दे सकता है, यानी पहला पॉइंट क्या रहा है? रिश्तेदार से कभी भी लो। सेकेंड पॉइंट क्या रहा है? किसी से भी शादी पे लो। इसके आगे लिख लो, पता बात हिंदी में लिख लो, ये रिलेटिव से कभी भी लो, शादी पे किसी से भी लो, इन पे टैक्स कभी नहीं आता। ये हिंदी में लिख लो ताकि याद रहे। रिलेटिव से कभी भी लो, शादी पे किसी से भी लो। हितेश लिखने को बोल रहा हूं। हाँ तो 3 बार बोल दिया। रिलेटिव से कभी भी लो, शादी पे किसी से भी लो, टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन कौन सा हिट हो जाएगा? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10।
वो कराऊंगा अभी। हो गया इतना डन, ठीक है। उसके बाद विल, इनहेरिटेंस वगैरह से अगर लेते हो तो टैक्स नहीं लगता। अच्छा, आपको बात दिख रही है, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में अगर आपको एसेट मिलता है तो इसको ट्रांसफर भी नहीं माना था 47 ने, तो देने वाले पे टैक्स नहीं लगा, लेने वाले पे भी टैक्स नहीं लगेगा। सेम पॉइंट के यहां पे आ गया। चौथा, आपको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी वगैरह ने स्कॉलरशिप के नाम पे गिफ्ट दिया है, बस वो यूनिवर्सिटी इनकम टैक्स के इस सेक्शन में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी आपको गिफ्ट दे रही है स्कॉलरशिप के नाम पे, आपके हाथ में टैक्स नहीं होगा। पर अगर वो इंस्टीट्यूट मान लो बीसीसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो है पर ये 10-20 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये अगर आपको स्कॉलरशिप देगा आपके हाथ में गिफ्ट बन जाएगा। अगर ये देने वाला रजिस्टर्ड होगा तो आपके हाथ में गिफ्ट नहीं बनेगा। सर मुझे कैसे पता लगेगा? जो स्कॉलरशिप दे रहा है उससे पूछ लो भाई, वो सर्टिफिकेट दिखा देगा। है तो गिफ्ट, नहीं है, नहीं है तो गिफ्ट है। समझ आ गई बात? किसी ट्रस्ट से आपको मिला तो रजिस्टर्ड है 12A या 12AA में, ये होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। यानी अगर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा है स्कॉलरशिप 1023C, चैरिटेबल दे रहा है तो 12A या 12AA, ये लोग रजिस्टर्ड हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके हाथ में टैक्स नहीं होगा। ये रजिस्टर्ड नहीं है, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके हाथ में गिफ्ट बन जाएगा। ये तो भी पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को, सब्सिडी होल्डिंग को, और 100% होगी तो बनेगा ट्रांसफर, नहीं बनेगा तो गिफ्ट आएगा, गिफ्ट भी नहीं आएगा। क्लियर? ये 2 पॉइंट छोड़ दो, काम के नहीं है। समझ क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का ये ठीक है। अब बात करते हैं आपका रिलेटिव कौन है, जल्दी आओ। वैसे किसी को याद है रिलेटिव कौन होते हैं? बहुत सारे होते हैं, हाँ। और पता है बहुत सारे होना आपका फायदा है, क्योंकि जितने रिलेटिव होंगे उतनों से पैसा लो, टैक्स नहीं लगेगा। ये डेफिनेशन जितनी बड़ी उतना फायदा। तो जल्दी एग्जांपल ले लेते हैं। संयम, उसकी वाइफ कौन है? डिंपल। सबसे पहला रिश्तेदार तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा पति। तो हम रिश्तेदार निकाल रहे हैं संयम के लिए। संयम का सबसे पहला रिश्तेदार कौन हुआ? उसकी वाइफ। वाइफ को वाइफ नहीं बोलते, स्पाउस बोलेंगे हम लोग। चलो, संयम इस दुनिया में कैसे आया? मम्मी पापा ने क्या किया होगा? लूडो खेली होगी। कुछ नहीं, तू हुआ। हाँ ठीक है, मम्मी पापा। ठीक है, इसकी मम्मी दुनिया में कैसे आई? नाना नानी ने क्या किया होगा? लूडो खेला होगा। नाना नानी। पापा कैसे है दुनिया में? उन्होंने क्या किया होगा? लूडो खेला होगा। कितना अच्छा खानदान। दादा दादी। क्या? ठीक है, अब मुझे बताओ, संयम क्या दुनिया में अकेला है कि भाई बहन भी होंगे? भाई बहन हैं, यानी पापा ने लूडो 2 बार। ब्रो सिस। ठीक है, अच्छा, अगर इसके पापा ने लूडो 2 बार खेला है तो नाना नानी ने भी 2 बार खेला होगा या 3 बार खेला होगा। यानी मम्मी के साथ कौन हो गया? मामा या मौसी। पापा की साइड ताऊ, चाचा, चाचू। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक समझ आ गई? यहां तक कौन हो गया? आप, आपकी बीवी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पापा, मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा, ताऊ, बुआ और मामा। ये सारे हो गए। पर सारे अकेले हैं, इन सबको लूडो खेलना है, तो कौन लाके दो? बीवी या पति। मामी के पास मामा, मौसी के पास मौसा, ताऊ के पास ताई, चाचू के पास चाची, भाई के पास भाभी, बहन के पास जीजू। क्लियर? इन सब, बुआ रह गई? अच्छा, बुआ रह गई, चलो बुआ के साथ फूफा, फूफा। चलो, ये सब क्या है? तुम्हारे रिश्तेदार। इन सब से अगर संयम को पैसा मिलेगा, इसके हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होगा। कि कौन है इसके? ये रिश्तेदार। अभी तो ये है। अब डिंपल दुनिया में क्यों आई? पापा मम्मी ने क्या किया होगा? लूडो खेला होगा।
हाँ, उसके ऊपर दादा दादी, नाना नानी। आप सुन लो, खास तौर से सुनो, डिंपल के पापा मम्मी, नाना नानी, दादा दादी रिलेटिव्स हैं, पर डिंपल का चाचा उसका रिश्तेदार है, तेरा नहीं। डिंपल की ताऊ उसका रिश्तेदार है, तेरा नहीं। डिंपल के बुआ मामा मामी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। याद करने सिंपल तरीका, मेरी वाइफ के चाचा का नाम मुझे आज तक नहीं पता, तो गिफ्ट क्यों देगा मेरे को? वो दे दिया तो एग्जामिट क्यों होगा? जब नाम नहीं पता तो किस बात का रिश्ता है भाई? टैक्स लग जाएगा। ज्वाइंट फैमिली वाले सोचते होंगे हमें तो पता है, जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता वो बताओ, पता है? नहीं पता होंगे। ज्वाइंट फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली नहीं है ना? अपनी वाइफ का नाम क्या था? शिवानी। शिवानी के चाचा का नाम पता? नहीं पता ना? ताऊ का नाम? वो भी नहीं है। लूडो नहीं खेलते घर वाले? मिलाओ के लाने की पापा से। 6 बहनें हैं, 6। बोल, बच्चे पे आया हूं मैं अभी तक? बच्चा कहाँ है अभी? कवर हो जाएगा, कवर होगा। हाँ, चलो आगे आते हैं। सुनो ध्यान से, डिंपल का भाई यानी कि तेरा साला तेरा रिलेटिव है। डिंपल की बहन तेरी साली रिलेटिव है। साली आधी घरवाली होती है। हाँ, यानी डिंपल हिमांशी दोनों। अच्छा सुनो, डिंपल की बहन हिमांशी अगर रिलेटिव है तो उसका पति रिलेटिव होगा ना इसका? वो भी तो होगा। अकेले क्यों नहीं देगा वाइफ को उसके पास? शक्ल देखो उसकी। यानी कि साली उसका पति और साला उसकी पत्नी सब रिलेटिव होते हैं। अब बहुत लूडो खेल लिया सबने, इनकी बारी। इनका बच्चा सैंपल, बेटी पिंपल, दोनों क्या है इनके? रिलेटिव्स। अब सैंपल ने कर ली शादी किससे? सैंपली से, यानी तेरी बहू रिलेटिव है। पिंपल ने शादी कर ली पॉम्पल से, तेरा दामाद रिलेटिव है। ये सब होते हैं आपके रिश्तेदार। मजा बहुत हो गया। जल्दी यहां पे रीडिंग कर लो, कौन कौन होता है तुम्हारा रिश्तेदार, जल्दी देखो। ताऊ के बच्चे सगे नहीं होते। ताऊ के बच्चे रिलेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि सगे नहीं होते वो। तुम्हारा ताऊ तुम्हारे पापा सगे भाई बहन, सगे भाई थे तो रिलेटिव है तुम्हारे। ताऊ के बच्चा तुम्हारा कजन है। यहां सिर्फ वो रिश्ते कवर्ड हैं जो खून के रिश्ते हैं। हाँ, वाइफ खून पीती है, हो गया खून का रिश्ता। पढ़ लिए? चलो जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, आओ। शादी हो गई तेरी तो वो साली और रिश्ता समझ नहीं पाएगा बेटा अभी। पहले शादी कर। मैं समझ गया अच्छे से भाई, बहुत अच्छे से। टैक्स हो जाएगा। हाँ हाँ होगी, बिल्कुल होगी। 48 हाँ चलो आओ। मेरी साली को इंस्टा फॉलो कर लेना। इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके। हाँ साली, शादी नहीं साली। चलो हाँ, तेरे को फॉलो बैक किया था ना? हटा दिया? फिर हटा भी दिया? तूने हटा दिया? उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फॉलो करती है शायद 50-60 लोगों को। तो इतने ऐसे सारे बैठे थे ग्रुप में, ये भी था। इस बार मुझे फॉलो करो, फॉलो कर दिया, इसकी जाति फॉलो हटा दिया। ओके चलो चलो सुनो, चलो प्रमोद को गिफ्ट मिल रहा है। हाँ 2.5 लाख मिले शादी पे। आगे पढ़ू ना पढ़ू? नहीं, पूरा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऋषभ की एक्स। मोबाइल फोन गिफ्ट हुआ, टैक्स ही नहीं है। अच्छा देखो, गिफ्ट का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, पता है कैसे करना? लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो पर्टिकुलर्स, लिखो पर्टिकुलर्स। 3 कॉलम बनाओ, मनी, मूवेबल, इमूवेबल। जल्दी पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम मनी, दूसरा कॉलम मूवेबल, तीसरा कॉलम इमूवेबल। पर्टिकुलर्स, मनी, मूवेबल, इमूवेबल। जल्दी बनाओ। बना दिया?
डन। ठीक है, पहला, हाँ पहला 2.5 लाख शादी में मिले, एग्जाम्प्ट होता है, टैक्स होता है, टैक्स 000। सेकंड, मोबाइल फोन गिफ्ट हुआ, जड़ पास में आता है, नहीं, 000। तीसरा, 15 अप्रैल को मेरे बदले गिफ्ट कौन दे रहा है इसको, 30,000 का गिफ्ट मिला फ्रॉम कजिन ऑफ हिज मदर, मम्मी का कजन, कजन मामा, रिश्तेदार नहीं होता, 30,000 गिफ्ट मिला, हाँ मनी के अंदर लिख दो 30,000, मनी के अंदर लिख दो 30,000, लिख दिया। चौथा, कैश मिला 2 से 5 मई को 15,000, मनी में डाल दो 15,000, क्वेश्चन डन। टोटल लगाओ, मनी का टोटल 45,000, बाकी दोनों 0-0, टैक्स कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कोई 50 क्रॉस नहीं किया। यही तरीका करने का, समझ गए? क्या था, तूने टेबल किया इसको, तू देगा 30,000 रुपए मुझे, आज से तू मेरा कजन मामा। क्या था वो, क्या नवंबर था, 14 नवंबर था, हाँ 15 नवंबर था, उसमें क्या होता है, किसी के कुछ नहीं उस दिन। चलो हाँ 14 नवंबर तेरा बर्थडे है, 15 कुछ नहीं है, चलो यू नो। चल, अमन को 3 लाख मिले फ्रेंड से ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट। अच्छा ये ना प्लीज ये 21 को 22 कर लेना, ये चेंज करना भूल गया है लड़का हमारा, ये सर 22-23 है, प्लीज ईयर चेक कर लेना, ये एक साल आगे होगा सब में हर क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, चलो 3 लाख मिले हैं शादी पे, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। 1.5 लाख फादर इन लॉ के भाई ने दिए, ससुर तुम्हारा रिश्तेदार है, ससुर का भाई नहीं है, और शादी पे भी नहीं मिले, बाद में मिले हैं, 1.5 लाख टैक्सेबल। यही इंसान ससुर का भाई 1.5 लाख शादी पे दे देता, क्या चला जाता है इसका, एग्जेम्प्ट हो जाता। यही ससुर का भाई अपनी मतलब मेरी बीवी को देता तो एग्जेम्प्ट हो जाता ना, क्योंकि मेरा ताऊ चाचा रिश्तेदार मेरा है, उसका ताऊ चाचा उसका है, उसको देता नहीं, ससुर निकला ससुरा, नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ हाँ ससुर नहीं निकला ससुरा। क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ सुन लिया। आगे चलो, मैं बताऊं क्या होता है, बताता हूं, मैं बता रहा हूं। देखो 1 ये पूछ रहा है 1 मिलियन कैसा होता है, देखो देखो देखो, ये युवराज है, इसके माथे पे लिखा होता है CH, भरू आगे, चालान कटवा देगा, तेरी वाली हवलदार है। ओके, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, हाँ चलो आओ जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी, राहुल का बनाओ कॉलम, पर्टिकुलर मनी मूवेबल इमूवेबल, जल्दी बनाओ, पर्टिकुलर मनी मूवेबल इमूवेबल, बना लिया। चलो 27 मई को 1 लाख रुपए मिले शादी पे, 000। 10-10 को 18,000 मिले फादर के कजिन से, टैक्सेबल, मनी में 18,000। आईफोन मिला 0, कैश मिला वाइफ के ग्रैंडफादर से, उसको दे देता बे, टैक्स लग जाएगा, 25,000 कैश में। कैश मिला फ्रेंड से 12,000, टोटल कैश का 55,000, तो पूरा 55 टैक्सेबल, ठीक डन। चेतन को 1 लाख कैश मिला ट्रस्ट से, वो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल होगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th एग्जाम में आ चुका है। 51,000 का कैश मिला, कुछ सस्ती पता पूर्ति कुछ होता है फंक्शन, ये कहते हैं कि अगर कोई 60 साल का हो जाए या 25th मैरिज एनिवर्सरी हो तो उनकी दोबारा शादी कराई जाती है, एक प्रथा होती है, महाराष्ट्र में होती है शायद, कि 25 साल की एनिवर्सरी को, एनिवर्सरी नहीं दोबारा शादी कराते हैं, पर शादी की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है, ये 51,000 पूरा टैक्स होगा, डाल दो कैश के अंदर 51,000। अच्छा, इसी दिन बहन जो दुबई में रहती है उसने 2 लाख का नेकलेस दे दिया, एग्जेम्प्ट, चाहे बहन यहां हो बाहर हो, बहन तो बहन है, रिलेटिव है ना, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। बेटी की शादी पे मां के नाम FD करा दी, मां के बन जाएगा टैक्स, बेटी की शादी में बेटी को गिफ्ट दो,
मां को नहीं, 51,000 टैक्स। ठीक, चलो बाकी छोड़ दो, हो गया गिफ्ट हो गया खत्म। चलो गिफ्ट हो गया, कैजुअल इनकम हो गया, अब बचे चुनने मुन्ने सेक्शंस, जल्दी खत्म कर लेते हैं। डिविडेंड थोड़ी देर में उठाता हूं, पहले बाकी सारे ले लेता हूं। अच्छा, एक एमसीक्यू बनता है, हाँ वो छोड़ दो, काम का नहीं है, छोड़ दो। सुनो, अकाउंट से याद है अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस दोनों फॉलो कर सकते हैं। पीजीबी में क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल। अदर तो उसमें क्या फॉलो करेंगे? यहां पे है जो अकाउंट्स में कर रहे हो अक्रूवल, तो यहां भी अक्रूवल, वहां कैश तो यहां भी कैश। सिंपल कहता है जो एसएससी फॉलो कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सेम यहां पे हो जाएगा फॉलो। एमसीक्यू बन सकता है इसका। चलो कैजुअल हो गया, गिफ्ट हो गया, डिविडेंड थोड़ी देर में आता हूं, पहले बाकी उठा लेते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसके ऊपर लिखो प्राइवेट कंपनी, यानी बात कर रहा है प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, देखो प्राइवेट कंपनी मतलब घर की कंपनी। घर की कंपनी आपको फेस वैल्यू अगर मान लो शेयर की 100 रुपए की है, ठीक है, घर की कंपनी है ना, तो वो इशू प्राइस 150 रुपए क्यों कर रही है भाई? घर की कंपनी तो है, घर में तो उल्टा पैसा कॉस्ट पे होना चाहिए। 100 की 100 पे दो, मेरी घर की कंपनी, मुझे उसके शेयर लेने हैं, मैं 100 के 150 क्यों दे रहा हूं? साफ पता लग रहा है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा हूं, खर्चा बढ़ा रहा हूं अपना। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर दे, तो ये सेक्शन हिट हो जाएगा, सेक्शन के लग जाएगा। सेक्शन कौन सा है? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B। 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B। सबसे पहले बताओ ये एप्लीकेबल कब होता है? जब शेयर इशू होते हैं फेस वैल्यू से ज्यादा पे, इन शॉर्ट प्रीमियम पे। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहे, सेक्शन नहीं लगेगा। अभी मैं कितना टैक्स लगेगा वो नहीं बता रहा हूं, मैं खाली बता रहा हूं सेक्शन एप्लीकेबल हुआ या नहीं हुआ। सेक्शन एप्लीकेबल के लिए क्या देखना है? प्रीमियम पे इशू हो रहा है। इन शॉर्ट इशू प्राइस शुड बी मोर देन फेस वैल्यू। पक्का क्लियर? पर आपको पता है फेस वैल्यू अलग चीज है, मार्केट प्राइस अलग चीज है। आज भी रिलायंस का शेयर का मार्केट प्राइस 10 रुपए का है, शेयर चल रहा है 21/100 रुपए का। यानी अगर आज मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना हो, मैं अंबानी ही क्यों ना हूं, मैं 10 पे नहीं लूंगा, मैं 2100 पे लूंगा जो मार्केट प्राइस चल रहा है। यानी कि इशू प्राइस अगर 150 रुपए का था, फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, सेक्शन लगा नहीं लगा? लगा। पर अगर मार्केट प्राइस, वो शेयर 200 रुपए का चल रहा था मार्केट में, मैंने तो 150 का ही लिया है अपनी कंपनी से, तो मैंने गलत की सही किया? सही किया। टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। यानी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए कंपेयर करना है आईपी और एमपी को, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस को। पर सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए चेक करना है फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस को। तो दोबारा सुनो, अगर इश्यू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, सेक्शन लग गया। टैक्स लगाने के लिए फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है। अब कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस को इश्यू प्राइस, और अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है, मैं कम में ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस कम है, मैं ज्यादा में ले रहा हूं, अब दिक्कत है। ये बात समझ आई सबको? सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मुझे बताओ सबसे पहले, फेस वैल्यू 100, अभी सेक्शन चेक करना है तो ये छोड़ देता हूं, बाद में देखेंगे इसको। तो 100 की चीज 130 में, सेक्शन लग गया? हाँ। 100 की चीज 110 में? हाँ। 100 की 110 में? हाँ। 100 की 95 में? नहीं। फोर्थ केस में सेक्शन नहीं लगा। ये बात समझ आ गई? इसमें सेक्शन नहीं लग रहा। वापस आते हैं, अब सेक्शन लग गया, अब देखना टैक्स लगेगा नहीं। अब फेस वैल्यू काट दो, काम की नहीं है। 120 की चीज 130 में इशू करी, लगेगा? हाँ। कितनी का बनेगी? 10। 120 की चीज 10 में करी, लगेगा? नहीं, सस्ते में कर दिया, बच गए। 90 की चीज 10 में करेगा? हाँ। 20। 90 95 में? नहीं, क्योंकि सेक्शन नहीं लग रहा था। आपने मार्केट प्राइस से ज्यादा लिए, पर सेक्शन ही नहीं लगा। समझ आ गया ये युवराज? पक्का? ठीक। ये कल बताया था कैपिटल गेन के अंदर।
अगर घर आपका गवर्नमेंट एक्वायर करती है, पैसे आपको लेट मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, जितना इंटरेस्ट मिला अदर सोर्स की इनकम 50% एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। तो अगर 2 लाख का इंटरेस्ट मिला कितना टैक्स हो जाएगा? 1 लाख, और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। क्वेश्चन बताना कहां पे है इसका? फोर्थ है, सिक्स्थ है, फोर्थ है। इंटरेस्ट मिला 50,000 का, जिसमें 35 पुराने सालों का है, क्या फर्क पड़ता है? कितना मिला? 50, कितना टैक्स होगा? 25। अगले में 96 मिला, कितना टैक्स होगा? 48,000। इस साल ठीक रहना है, 22 है बस। यहाँ आपको सिंपल देखना है आपके साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना मिला आधा एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। एडवांस मनी फॉरफिटेड याद है? अच्छा ये बताना इसका आंसर क्या होगा? जल्दी 5 करना, एक बार इसका आंसर बताना। सिंपल, कितना मिला है? 5 लाख, आगे जरूरत ही नहीं पढ़ने की, 2.5 लाख टैक्सेबल, खत्म। एडवांस मनी फॉरफिटेड याद है? बताया था 1/4/14, उसके बाद ऐसे फॉरफिट कर रहे हो जब किया उस साल अदर सोर्स की इनकम। इसने कब फॉरफिट किया पैसा? इसने फॉरफिट किया 16-17 में, कितना? 1 लाख। तो 16,000 की इनकम 1 लाख। अब ये 1 लाख जब घर को बेचूंगा कॉस्ट से माइनस नहीं होगा, ठीक है। फैमिली पेंशन किस साइड में आती है? अदर सोर्सेस में। यहां पे बोला गया है अगर फैमिली पेंशन आपको मिल रही है तो एक फॉर्मूला बताया, या तो जितनी मिली उसका 1/3 निकाल के साइड में नोट कर लो, या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर, उतना हो जाएगा एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होगा? 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर। पर एनम देखना है। कितनी मिली है पेंशन? 20,000 पर। अच्छा पेंशन नहीं, फैमिली पेंशन है। कितनी मिली है? 20,000, साल की हो गई 2,40,000। इसका 1/3 होता है 80, वो कितनी लिमिट है? 15। लोअर कौन सा है? 15। 2,40 मिला, 15 एग्जेम्प्ट, 2,25 टैक्सेबल। बाकी जल्दी खाली बी सी करना, बी और सी सॉल्व करो, डी मैं कराऊंगा, बी और सी सॉल्व करो बस, बी और सी सॉल्व करो। यहां कितना आंसर आएगा टैक्सेबल में? 15,000 टैक्सेबल होगा। टैक्स कितना होगा? 2,01,000, ठीक है, टैक्स हो गया। इसमें बताओ कितना टैक्सेबल होगा? 16,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सबका आया नहीं आया आंसर इसका? सबका आ गया, ठीक है। पर अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, वहां उसकी डेथ हुई तो पूरा एग्जेम्प्ट। या फिर कोई ऐसा इंसान था अवार्ड मिला है भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर अगर मर जाता है तो उसको भारत रत्न मिला हुआ है। और पता है जब आपको भारत रत्न वगैरह मिलता है आपको गवर्नमेंट से पेंशन नहीं स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, ठीक है। उसके बाद मिलेगी उसकी वाइफ वगैरह को, तो ये इनकम पूरी कर दी, एग्जेम्प्ट की। अगर आपको अवार्ड मिला है मतलब आपने इंडिया के लिए अच्छा काम किया है। तो कुछ 2 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जेम्पशन पूरी मिल जाएगी फैमिली पेंशन में, एक आर्म फोर्सेस और एक गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। बाकी कितना है? 15,000, 1/3, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब इसमें रहता है इंटरेस्ट का, डिविडेंड और थोड़ा कुछ करते हैं ब्रेक के बाद। 2:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। चलो बात करते हैं अदर सोर्स की अगली इनकम, डिविडेंड के बारे में। देखो डिविडेंड का मैंने आपको बताया आज, जो आपके पास शेयर्स हैं वो अपने एज स्टॉक रखा हो या एज रखा हो कैपिटल एसेट, दोनों से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इनकम हमेशा कहां पे आएगी? अदर सोर्सेस। पहले क्या होता था वो काम का नहीं है, सब हटा दो, पहले वाला काम का नहीं है। पीयूष इसको हटा देना अगली बार कॉलम को, ठीक। अब क्या होता है, देखो कंपनी अगर आपको डिविडेंड पे कर रही है वो सीधा अपना खर्चा दिखा के अपना अप्रोप्रिएशन दिखा के आपको पे कर देंगे। अब आपको मिल गया डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को, मान लो सारे शेयर होल्डर्स हैं, रिलायंस कंपनी जितना भी डिविडेंड इनको पे करेगी, ये इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम किस साइड में जाएगी? अदर सोर्सेस। और कैसे टैक्स लगेगा? स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट, जो भी इनकम नॉर्मल होती है स्लैब लगाते हैं वैसे टैक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। फिर लोगों ने पूछा कि बात बताओ गवर्नमेंट, ये डिविडेंड इनकम जो है इसे कमाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं। अब तो सारे शेयर्स मिलते हैं डीमैट अकाउंट पे हैं, यानी मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके बाद मुझे नेट चाहिए होता है, यानी कि वाईफाई चाहिए होता है। थोड़ी बहुत मैं ब्रोकरेज पे करता हूँ शेयर लेने के लिए, यानी कुछ खर्चे भी होते हैं मेरे।
इन खर्चों को माइनस करने दोगे मुझे? आंसर आया नो, क्योंकि डीमैट का खर्चा, वाईफाई खर्चा, ब्रोकरेज खर्चा, ये कैसे पता कि आप डिविडेंड ही कमाना चाहते थे? क्योंकि अगर इन शेयर को बेच दोगे पैसा मिलेगा, वो भी तो आपका फायदा है। तो उन खर्चों को हम एलोकेट नहीं कर सकते कि डिविडेंड के लिए, तो खर्चा अलाउ नहीं करे। पर गवर्नमेंट ने एक खर्चा अलाउ किया है, डिविडेंड इनकम को टैक्स करने के लिए ओनली वन एक्सपेंस कैन बी डिडक्टेड, ओनली वन एक्सपेंस। वो कौन सा है? इंटरेस्ट इनकम, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस। यानी कि मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने थे, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने किसी बैंक से या किसी इंसान से लोन उठाया ताकि मैं शेयर ले पाऊं। शेयर लिए तो क्या मिल गया? डिविडेंड। तो जब मैं लोन वापस करूंगा तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करा होगा उसने मुझसे, जो इंटरेस्ट में उस पार्टी को पे करूंगा वो मैं खर्चा दिखा सकता हूं। यानी एक खर्चा रहा, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। किस चीज का इंटरेस्ट? पैसे लेके जो शेयर खरीदे उसका इंटरेस्ट। पर इसकी भी एक लिमिट है। दिस एक्सपेंस कैन बी मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द डिविडेंड। यानी जितना आपको डिविडेंड मिला है ना, एग्जांपल के लिए 1 लाख मिला आपको डिविडेंड, तो इंटरेस्ट का जो खर्चा दिखाओगे वो 20,000 से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर इंटरेस्ट था ही 6,000, 6 माइनस कर लो। इंटरेस्ट था 15,000, 15 माइनस कर लो। इंटरेस्ट अगर 24,000 है, कितना माइनस होगा? 20,000। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। मिस दीपा इज अर्निंग द फॉलोइंग इनकम्स। ये सारा 22 है, ये साल ठीक कर लेना बस। एक क्या हो, रिलायंस से मेरा डिविडेंड 1.75, टाटा से ये। पहले बताओ टोटल कितना मिला डिविडेंड, उसको टोटल लगाना एक बार, टोटल लगाओ कितना मिला डिविडेंड। कितना? 10,31 इतना मिला आपको डिविडेंड। कह रहा है डिविडेंड कमाने के लिए इसने 67,000 खर्च करे हैं एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। पीयूष यहां पे दीपा है, यहां पे एक्स है, ये ठीक कर लेना प्लीज, ठीक कर लेना। ठीक है, कितना खर्चा किया? 67,000। पहले मुझे बताओ 10,31,000 अगर इनकम हुई तो मैं इंटरेस्ट कितना दिखा सकता था? इसका 20% कितना आता है बताना एक बार। 2 लाख, यानी इतनी लिमिट थी मेरे पास। तो मेरा खर्चा हुआ कितना है? 67,000, पूरा हो जाएगा माइनस। कह रहा है इसके अलावा मैंने 1 लाख के कलेक्शन चार्जेस पे करे, माइनस होंगे? नहीं, एक खर्चा माइनस होगा 67,000 का। तो बताना कितनी इनकम बच गई? 10,31 की इनकम माइनस 67, कितना आ गया इनकम में? 9,64,000। क्लियर हो गया यहां तक? क्वेश्चन ने बोला टोटल इनकम निकाल के दो, हमने कहा ठीक है, अदर सोर्स निकाल लिया। एचपी से रेंट कितना आया है? 6 लाख। म्युनिसिपल टैक्स नहीं पता, आईओबीसी नहीं पता, सीधा 24A माइनस कर देते हैं 30% का, कितना बच जाएगा? ये 4,20,000। बिजनेस इनकम कंप्यूट कर निकाल के दे रखी है 3,60,000। बताना कितना हो गया इसका ग्रॉस टोटल इनकम? 4,20, 3,60 और 9,64, कितना हुआ? 10,17,40,000। डिडक्शन पता नहीं, टोटल इनकम आ गई, क्वेश्चन डन। क्लियर क्वेश्चन था? यहां से एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू आता है इतना डिविडेंड था, ये बाकी खर्चे हैं, ये इंटरेस्ट है, बताओ नेट डिविडेंड कितना टैक्स होगा या नेट खर्चा कितना दिखा सकते हो? कर लोगे आएगा तो? सीएस वालों तुम्हारे लिए मेन है ये। ठीक, चल आगे चलते। अब देखो रिलायंस तो पब्लिक कंपनी है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और ये उसका शेयर होल्डर है, मान लेते हैं कंपनी का नाम है सन्यानी लिमिटेड और ये उसकी शेयर होल्डर है डिंपल। डिंपल के पास इस कंपनी के 30% के शेयर्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ सन्यानी लिमिटेड जो डिविडेंड पे करेगी वो तो डिंपल के हाथ में इनकम बननी है अदर सोर्सेस की, और अगर लोन नहीं ले रखा होगा तो खर्चा माइनस भी नहीं होगा। डिंपल सोच रही है यार मेरी ऑलरेडी डिविडेंड के अलावा टोटल इनकम 40 लाख रुपए की है, यानी मेरे पे 30% टैक्स लगने वाला है ऑलरेडी।
अब अगर मैं 5 लाख का डिविडेंड भी ले लूंगी इस कंपनी से, इसका सीधा सीधा 1.5 लाख तो मेरा टैक्स में निकल जाएगा। यानी टैक्स प्लानिंग करने का सोच रही है कि अरे मेरा ही तो पैसा पड़ा है वहां पे। और आपको पता है कंपनी पहले अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करती है, उसके बाद डिविडेंड दे सकती है। यानी ये वो पैसा होगा 5 लाख जिसपे कंपनी टैक्स पे कर चुकी है, उसके बाद मुझे मिलेगा, दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब ये जुगाड़ कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में जुगाड़ क्यों नहीं हो पाया? वो रिलायंस है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें क्या कर सकते हो आप, पर प्राइवेट में कर सकते हैं ना। राज समझ आया क्या बोल रहा हूं? तो इसने क्या जुगाड़ किया, इसने सोचा कि मुझे ना इस कंपनी की बैलेंस शीट से यहां कैश पड़ा होगा, मुझे 5 लाख रुपए मिलने हैं। फिर इसको लगा यार मुझे तो एक कार भी खरीदनी है, पैसे मिलते मैं कार खरीद लेती, पर अगर डिविडेंड के नाम से लूंगी तो 5 लाख का 30%, 1.5 लाख तो टैक्स में निकल जाएगा, मुझे कितना बचेगा? 3.5 लाख। तो इसने सोचा काम करती हूं, मैं इस कैश को देके कार वालों के पास जाती हूं, कार खरीद देती हूं कंपनी के नाम पे। तो कार खरीद ली, क्या हुआ? कैश छोड़ के कंपनी के पास कार आ गई। इसने क्या किया? कार खरीद ली, किसके नाम पे ली? कंपनी के नाम पे। और फिर कार लेके अपने नाम करा ली। प्राइवेट कंपनी है ना, अपने नाम कर सकते हो एसेट कंपनी का, कर लिया। ये तो अच्छा लूपहोल बन गया। जो ये पैसे को करती, इसने कंपनी नाम पे एसेट खरीदा, एसेट लेके चली गई। गवर्नमेंट को कुछ सालों बाद समझ आया, अच्छा ये भी हो रहा था यहां पे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखो, गवर्नमेंट ने बोला आप डिविडेंड क्यों बांटते हो, पहले ये बताओ। क्योंकि आपको करंट ईयर में प्रॉफिट है, इसलिए बढ़ता है डिविडेंड। या फिर करंट ईयर में लॉस है, पर पहले के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत पड़े हुए हैं, उनसे बांट सकते हो डिविडेंड। इन्हें क्या बोला जाता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी डिविडेंड बांटने के दो ही रीजन होते हैं, करंट में कमाया या पहले कमाया हुआ था वो रखा हुआ है, दोनों वेज हैं। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन दिखाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, राकेश नहीं, यहां जाओ। हाँ देखो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, पहली बात तो सिर्फ लगेगा प्राइवेट पे, पब्लिक से मतलब ही नहीं है हमको। यहां कोई कंपनी के पास कितने शेयर थे? 2 लाख के। रिजर्व कितने के हैं? 3 लाख के। यानी ये 3 लाख कंपनी ने अभी तक पैसे अपने पास रखे हुए हैं, जो है तो शेयर होल्डर्स के ही। कैश कितना है? 3 लाख, एसेट 2 लाख। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2 लाख के एसेट, किसको? शेयर होल्डर्स को। अब यहां गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब कंपनी तुम क्यों एसेट दे रहे हो? बोल ऐसे ही देने से दे दिए। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम एसेट ट्रांसफर नहीं करते, हम तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछते कि ये बैलेंस शीट आपके सामने है, आप हद से हद कितना डिविडेंड बांट सकते हो? आंसर आया 3 लाख। उतने ही प्रॉफिट है ना मेरे पास, उससे ज्यादा डिविडेंड दे सकता नहीं हूं मैं, कहां से दूंगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये 3 लाख खत्म होने तक तुमने 1 रुपए का एसेट भी दिया ना शेयर होल्डर्स को, हम मान लेंगे वो एसेट नहीं है, वो क्या है? डिविडेंड। अब वो है नहीं डिविडेंड, उसको मान लेंगे, इसलिए बोला जाता है इसको डीम डिविडेंड। और अभी डिविडेंड के नाम पे क्या दिया जा रहा है? एसेट। ए से हो गया एसेट। ये बात समझ आ गई? यहां पे देखो, पर एक बात बताओ, ये एसेट जो 2 लाख के बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ये बैलेंस शीट कौन बनाता है? कंपनी। वो तो इसको 100 रुपए का दिखा देगी एसेट को, उनको समझ आ गया, ठीक है जितने का एसेट देंगे उतना बनाओगे ना, हम इसको दिखाएंगे 100 रुपए का। कर सकते हैं, जब रिवैल्यूएशन होता है तो डिवैल्यूएशन भी हो सकता है, वो तो कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब इतने पागल नहीं है हम ये वैल्यू देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू। तुमने कितने के सेट दिए हैं? 2 लाख के। अगर वो 1.5 लाख के होते मार्केट में तो कितना बनता डिविडेंड? 1.5 लाख का। अगर उनका प्राइस 2.5 लाख चल रहा होता कितना बनता? 2.5 लाख। अगर वो 3 लाख चल रहा होता तो 3 लाख। पर अगर वो 4 लाख चल रहा होता यह आता 3 लाख। क्यों? प्रॉफिट ही 3 लाख के हैं, उससे ऊपर तो दे सकते ही नहीं हो। यानी कि 3 लाख के ऊपर अगर और एसेट आपने दिए, वो एसेट ही है, अब वो डिविडेंड नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी दे नहीं सकते थे आप लोग। यार क्या कर सकते? आगे क्वेश्चन है, सबको क्लियर हुआ? यानी यहां पे डिविडेंड अगर आपने एसेट दिया तो कितना माना जाता है डिविडेंड? अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पक्का क्लियर? 222 ए खत्म। बी बिल्कुल सेम बात कहता है, बस एसेट की जगह हो गया डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। पहले एसेट दिए जा रहे थे, अब क्या दिया जा रहा है? डिबेंचर या बॉन्ड्स। मुझे बताओ यहां पे कुछ ना होता तो कंपनी कितना बांट पाती डिविडेंड? 2.5 लाख रुपए का। कंपनी ने 3 लाख के डिबेंचर दे दिए, कितना माना जाएगा डिविडेंड? 2.5 लाख। खत्म हो गया। जो ए फॉर एसेट था ना,
वो नॉर्मल कंपनी चल रही है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और लिक्विडेशन के टाइम कोई एसेट अगर दिया जाता है, बिल्कुल सेम प्रोविजन लगता है, जितने के प्रॉफिट उतने का एसेट, बस सेक्शन हो जाएगा 222 सी। सी से मतलब कंपनी गई लिक्विडेशन में, बिल्कुल सेम पॉइंट। कंपनी एकदम नॉर्मल चल रही है, ए, कंपनी ने एसेट दिया लिक्विडेशन पे, तो सी है प्रोविजन बिल्कुल सेम। पक्का क्लियर हो गया पॉइंट ये सबको पीछे? ठीक है, अब बात करते हैं डी की। अब उनको समझ आ गया कंपनी वालों को, यार एसेट नहीं दे सकते, ना दे सकते हैं बॉन्ड्स। एक बार ए लग जाएगा, एक बार बी लग जाएगा, और जितना भी एसेट देंगे या बॉन्ड देंगे उनके हाथ में बन जाएगा डिविडेंड। तो उन्होंने खुद एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम इक्विटी शेयर की वैल्यू ही कम कर दें, पेड अप वैल्यू कम कर देते हैं। वैल्यू कम करेंगे तो कैश देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। अगर मेरी आज शेयर कंपनी में 1 लाख के हैं, वो कम करके 70,000 दिखाना चाहती है कंपनी, मतलब 30 मुझे देगी ना लाके, तो उन्होंने पता क्या करा, कुछ नहीं, पैसा रिजर्व से निकाला, शेयर में डाल दिया। एक शेयर होल्डर का फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब अभी पैसा रिजर्व में पड़ा था, मैंने इक्विटी कम किया, रिजर्व से इक्विटी में डाल दिया, ओवरऑल तो मेरा 3.5 लाख ही रहेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं, अगर ये 1.5 लाख और 2.5 लाख है, अगर ये 2 लाख होता और ये होता, सॉरी ये 4 लाख है ना, भी ये 4 लाख है, मैं कह रहा हूं अगर 2 लाख 2 लाख हो जाए, मुझे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 वाले हो जाए, फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा मेरे को। तो ये इन्होंने किया यहां पे। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहां इस केस में कंपनी डिविडेंड कितना बांट सकती है? 2.5 लाख। कैसे? 4 लाख ये, 1.5 लाख का लॉस करंट ईयर में, नेट प्रॉफिट आ गए 2.5 लाख। ये बात समझ आई सबको? ठीक है, कंपनी ने 1.5 लाख शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया, पर पता कैसे किया? सेट ऑफ कर दिया डेबिट बैलेंस से। सॉरी, यस, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कंपनी कितना सकती है? 2.5 माइनस 1.5, 1 लाख। कंपनी सकती है डिविडेंड 1 लाख का, ठीक है। बाकी बता क्यों नहीं रहते भाई? सिर भी पड़ रही है क्या एक? हाँ, गलत बढ़ा दूंगा, तेरे दिमाग में क्या है मुझे पता है। ठीक है, 2.5 लाख के प्रॉफिट्स, इस साल 1.5 लाख का लॉस, यानी कि 1 लाख डिविडेंड बांट सकते हैं। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 1.5 लाख के से लॉस सेट ऑफ कर दिया। मतलब कंपनी ने क्या किया? इस 1.5 लाख से ये कैपिटल कम कर दिया, पर डिविडेंड नहीं बनेगा। पूछो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बुक एंट्री हुई है ना, शेयरहोल्डर के हाथ में क्या आया? कुछ भी तो नहीं आया। जब आएगा तो मानोगे ना डिविडेंड। ये तो बुक एंट्री का सेट ऑफ कर दिया, डिविडेंड नहीं बनेगा, क्योंकि उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। पर सेकंड में अगर 1.5 लाख कम करके रिफंड कर दिया कैश, अब बनेगा डिविडेंड कितने का? 1 लाख का। 1.5 क्यों नहीं, प्रॉफिट ही 1 लाख के है। आप समझ आ गया? किसी के पास टाइप सी केबल है? इसकी पेन की बैटरी खत्म हो रही है, टाइप सी केबल चाहिए मुझे, है किसी के पास टाइप सी केबल? अरे लिख नहीं पाऊंगा, खत्म हो जाएगी बैटरी, बता दो भाई। पूछ क्या ना बाहर एडमिन से, किसी के पास, उमेशर के पास तो पक्का होगा, बोला पेन चार्ज करना, केबल चाहिए, लिख नहीं पाऊंगा उसको। सेकेंड पॉइंट, 1.5 लाख शेयर कम करके कैश दे दिया। हाँ, हाँ देख लिया, 10 मिनट करता हूँ ब्रेक। चलो समझ आ गया आपको? ये एग्जाम में ए आएगा या बी आएगा, या आ सकता है ई। ई इंपॉर्टेंट है। ई पता है क्या बोलता है? देखो क्लॉज ई, सबसे ज्यादा ई आता है, ई, वरना ए और बी, डी तो कभी नहीं आता। सुनो, ये क्या बोलता है? पहली बात तो सेक्शन किस पे लगेगा? प्राइवेट कंपनी पे। पता क्या बोलते हैं प्राइवेट को? क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये कह रहे हैं अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स हैं, कितने हैं? 10% या ज्यादा, तो ही ई लगेगा, वरना ई नहीं लगेगा। देखो ए बी सी डी में कोई 10% नहीं था, एक शेयर होगा तब भी लग जाता। ई किस पे लग रहा है? जिसके पास 10% या ज्यादा है। हाँ बिल्कुल आएगी, प्राइवेट है तो आएगी, पब्लिक नहीं आएगी, प्राइवेट है तो आएगी। क्या क्या बोल रहे? जोर से बोल। नहीं आएगी, प्राइवेट क्यों नहीं चाहिए ना, ओनली है प्राइवेट कंपनी। हाँ ठीक है, तो
या तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं, एक प्राइवेट कंपनी है बीसीसी प्राइवेट लिमिटेड। पता है भाई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था कोई कंपनी लिमिटेड, बच्चे कह रहे हैं बताए नहीं प्राइवेट है पब्लिक है। प्राइवेट नहीं लिखा होगा तो पब्लिक ही है ना। और पता किसमें आया था? सीएस में। और बस सीएस के बच्चों को नहीं पता इसका मतलब, तो भाई सीएस क्यों कर रहे हो तुम लोग? पता है सीएमए का बच्चा करे ना गलती है, या सीए का बच्चा करे, मैं 1% मान भी लूंगा। भाई सी सर कैसे कर सकता है गलती भाई? ये पूरा दिन सुबह से रात तक लॉ पढ़ते हो तुम लोग। खैर, बीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये पता है कौन है? विनोद। इसके पास इस कंपनी के 15% इक्विटी शेयर्स हैं, यानी इस पे लग जाएगा 222E। इस पे लग सकता है 222E। थोड़े टाइम बाद कंपनी ने एक और एम्प्लॉय रखा, नाम उसका डिंपल। नेहा मैम रिटायर हुई, जॉब मिल गई डिंपल, है ना? तो मैं जॉब दूंगा राजू की, रुक दूंगी, अभी रखूंगा राजू की जगह, रुको तुम। ठीक है, डिंपल के पास इस कंपनी के हैं 9% इक्विटी शेयर्स। ई लगेगा? ई नहीं लगेगा? ई नहीं लगेगा, क्यों? 10 से कम है। ठीक है, अब हुआ क्या? सेक्शन कहता है अगर कंपनी ने जिसके पास 10% या ज्यादा के शेयर है ना, एसेट छोड़ो, सिर्फ एक लोन दिया। क्या दिया? लोन। और लोन देने के बाद ये बंदा वापस भी कर रहा है, बकायदा इंटरेस्ट सब कुछ पे कर रहा है वापस, तब भी जितना लोन दिया होगा इसके हाथ में बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड। खत्म। सर जब वापस करा क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि कल को वापस करना बंद कर दे, गवर्नमेंट कब तक चेक करेगा इसको? भाई इनमें कितनी सारी कंपनीज हैं, चेक करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल रूल लगा दिया, अगर भाई तुम इस कंपनी के 10% ज्यादा के हो, तुम लोन नहीं ले सकते। खत्म। क्लियर आ गया? ठीक है, पर एक चीज है, उतना ही लोन बन सकता है डिविडेंड जितने कंपनी के पास क्या होंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पक्का क्लियर? अब हुआ क्या, विनोद समझ गया कि मैं तो लोन नहीं ले सकता, मेरे हाथ में बन जाएगा डिविडेंड। विनोद ने क्या किया? विनोद ने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी, उसके पार्टनर बने विनोद एंड हितेश। एक खोल ली पार्टनरशिप फर्म जिसमें हितेश के पास 50% प्रॉफिट्स, विनोद के पास 50% प्रॉफिट्स। अब इन्होंने बोला कंपनी वालों इस फर्म को लोन दे दो, अब तो बच जाऊंगा मैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर किसी के पास एक कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर हैं और उसी इंसान के पास किसी और जगह 20% से ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग है, 20 से ऊपर है, हां, तो अब इस फर्म को भी अगर लोन गया तो माना जाएगा लोन विनोद को गया और उसके हाथ में बन जाएगी इनकम। समझ आ गया पॉइंट? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20 से बनता है। जितने प्रॉफिट हैं, अगर डिविडेंड बांटने खत्म हो गए प्रॉफिट तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट अगर है तो लोन मेरे का ही डिविडेंड है। क्वेश्चन था कंपनी के पास 10 लाख के प्रॉफिट है, 3 लाख के डिविडेंड मिल गया विनोद को, कितने बच गए प्रॉफिट? 7 लाख के, लोन दिया, फिर दोबारा बनेगा डिविडेंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं सीधा। बस का एक एक्सेप्शन है, अगर कंपनी का काम ही लोन देने का है फिर तो लोन दे सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है यार? चलो, राहुल के पास 28% शेयर है कंपनी के, सेक्शन लग सकता है? ई लग सकता है। कितने का लोन लिया? 5 लाख का। जिस दिन लोन दिया कंपनी के पास प्रॉफिट थे 4 लाख के, और कंपनी का काम क्या करने का है? मैन्युफैक्चरिंग। बनेगा? लगे, रुक जाओ, पढ़ तो लो। क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल इफ द कंपनी इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। मतलब पब्लिक कंपनी है, लगेगा? नहीं लगेगा। पूरा पढ़ लिया करो क्वेश्चन। व्हाट वुड बी आंसर? अगर एक लोन देने वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अब लग जाएगा। कितने का लग जाएगा? 4 लाख। क्लियर? ठीक है। राकेश के पास 15% शेयर है किसी कंपनी के, उसी राकेश के पास 50% शेयर है किसी पार्टनरशिप फर्म का। अब कंपनी ने उस फर्म को लोन दिया 20 लाख का, सॉरी 25 लाख का लोन दिया, प्रॉफिट कंपनी के पास 20 लाख, कितना मिलेगा डिविडेंड? 20 लाख। खत्म, हो गया डीम्ड डिविडेंड। इजी डिफिकल्ट? ये बच्चों को समझ नहीं आते कौन से, पता है?
हाँ चलो, अब मुझे बताओ, रिलायंस कंपनी, उसकी रिलायंस कंपनी को, रुको ऐसे देखा था, मान लो एक ये कंपनी है, ठीक है, एक ही और कंपनी है, इस कंपनी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो इस कंपनी ने क्या दे दिया होगा? डिविडेंड। भाई शेयर तो कोई भी ले सकता है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी शेयर रख सकती है, तो इस कंपनी के पास शेयर थे, क्या मिल गया इनको? डिविडेंड। इसके आगे शेयर होल्डर्स थे, तो इसने क्या बांट दिया होगा? इनको डिविडेंड। कहानी समझ आई? एक कंपनी दूसरे को दिया, दूसरे ने आगे शेयर होल्डर्स को दिया, शेयर होल्डर के हाथ में तो इनकम बन जाएगी ऑटोमेटिक अदर सोर्सेस की, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी गवर्नमेंट के पास गई, बोली गवर्नमेंट जो डिविडेंड वहां से मिला और जो मैंने यहां दे दिया वो तो रखा ही नहीं मेरे पास, उस पर इनकम टैक्स दूंगा? आंसर है नहीं। सेक्शन आया 80M। 80M कहता है अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिला, उन्होंने रखा नहीं, उन्होंने वही डिविडेंड आगे अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, मान लो 6 लाख मिला, 6 का 6 बांट दिया, अब हाथ में टैक्स कुछ नहीं बनेगा। पर अगर 6 लाख मिला होता, 4 लाख बांटा होता, कितना रख लिया? 2 लाख, कितना डिविडेंड? 2 लाख। ये 80M बोलता है। सब हो गया? हाँ ये रहा, बस कुछ पॉइंट बताने बाकी हैं। ये एग्जेम्पशन है थोड़ी बहुत, याद है मैंने कहा था पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हो तो 3500 का मिलता है एग्जेम्पशन, और ज्वाइंट होगा तो 7000 का। इसमें बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स वगैरह, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। सेकंड छोड़ दो, गोल्ड बॉन्ड्स याद है क्या आपकी डेफिनेशन में थे? 99 वाले, 2015 स्कीम वाले, उसमें था कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को बेचोगे कैप गेन भी नहीं निकलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस था इसमें, ये बात ध्यान रखना। देखो अगर मेरा पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स का अकाउंट है तो एग्जम्पशन 3500 या 7000। अगर मेरा पोस्ट ऑफिस में एफडी है तो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट है भाई। पर अगर ये लिखा हो पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग, ये टैक्सेबल है, तभी मैंने रेड किया हुआ है। देखो एक खाली सेविंग्स कितना एग्जेम्पशन? 3500 या 7000। मंथली सेविंग पूरा टैक्सेबल, और एफडी है तो एग्जेम्प्ट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें हाँ ये भी याद है, एनएचएआई, रेलवे, पावर फाइनेंस, इससे इंटरेस्ट मिलता तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। पर भाई देखो वहां 4 थे, वह जाके नहाई, रूरल, रुक जाओ, रूरल था, दिख रहा है रूरल आपको यहाँ पे? नहीं। फिर वहां लोग पावरफुल है, रेलवे है, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाले बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यहां लिख लो ताकि याद नहीं रहेगा आपको, वहां के 3 को छोड़ दिया, 1 को नहीं छोड़ा, उसका टैक्सेबल है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के इंटरेस्ट टैक्सेबल है। लास्ट पॉइंट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी याद है? ऐसा इंसान जिसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। इसमें क्या होता है, अगर जो देखो पहली बात तो जो प्रीमियम है वही खर्चा होगा आपका, और जो मिलेगा पॉलिसी आपकी इनकम होगी। मुझे बताओ अगर पैसा एम्प्लॉय को मिलने वाला है, की मैन पॉलिसी खत्म होने के बाद एम्प्लॉय को मिलेगा, तो जब उसका बॉस प्रीमियम पे कर रहा होगा उसकी सैलरी में ऐड होगा प्रीमियम, क्योंकि एम्प्लॉय की इनकम होने वाली है। पर अगर वो पैसा एम्प्लॉयर को ही मिलेगा तो उसका बिजनेस का एक इनकम है वो, और अगर पैसा एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिलेगा उसके लिए अदर सोर्स की इनकम है। याद है की मैन या नहीं याद है? बताओ, याद है ना? तो अगर पैसा असेसी को ही मिल जाए जिसने कराई पॉलिसी, पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिलेगा तो सैलरी, किसी और को मिलेगा तो आईएफओएस। एमसीक्यू बन सकता है। दोबारा बताओ, की मैन का पैसा एम्प्लॉय को मिल जाएगा उसके लिए सैलरी, जिसने करा उसे मिल गया तो बिजनेस, किसी और को मिला तो अदर सोर्सेस। चैप्टर खत्म होने से पहले एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, और ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होंगे। इंडिया के बाहर से इंटरेस्ट वगैरह पे किया है तो टीडीएस काट के पे करना, अलाउ नहीं करेंगे आपको। वो याद है 40AI 40AIA कि अगर नॉन रेजिडेंट को टीडीएस काटे बिना पे कर दिया पूरा डिसअलाउ, रेजिडेंट को नहीं दिया तो 30% ललाओ। सेम यहां लगने वाला है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट 40A सबसेक्शन 2, रिलेटिव को हद से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। मान लो 10,000 देना था, 12 दे दिया, कितना एक्सेस गया? 2,000। याद है पीजी में डिसअलाउ किया था, यहां भी डिसअलाउ हो जाएगा। और लास्ट 40A3, एक इंसान को एक बिल के लिए एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश दे दिया तो सारा डिसअलाउ, वो यहां भी डिसअलाउ होगा। याद करो हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाया था मैंने, यहां से उठ के आया था क्वेश्चन वो वाला हाउस प्रॉपर्टी का। जो सेक्शन 40A2 कहता है पीजीबीपी में, सेम कहेगा यहां पे। जो 40A3 बोलता है वहां पे, सेम कहेगा यहां पे। ठीक है, चैप्टर ओवर से पहले हाँ एक पॉइंट और है, ये
मैंने टिकट ली लॉटरी की, 100 रुपए की लॉटरी जीत गया 1 लाख की, कितने पे टैक्स दूंगा? 1 लाख पे। पर अगर मैं लॉटरी नहीं खेल रहा, मैं घोड़ों की रेस पैसे नहीं लगा रहा, मैं घोड़ों की रेस कराता हूं, अगर मैं घोड़ों की रेस करवाता हूं, मेरा तो बिजनेस है। जो आके पैसे लगाएगा उस पर उसका कैजुअल इनकम है, मेरा तो बिजनेस हो रहा है जी। तो मैं जितने खर्चे करूंगा सारे अलाउ हो जाएंगे। बस घोड़े की रेस कराने वाले का बिजनेस होके बिजनेस नहीं है, उसका अदर सोर्सेस। घोड़े की रेस कराने वाले का बिजनेस होके बिजनेस नहीं है, उसका क्या है? अदर सोर्सेज। ये तो एग्जाम में आते हैं, पहला एमपी और एमएलए को सैलरी मिली गवर्नमेंट से, किस साइड में जाएगी? अदर सोर्सेज। घोड़े की रेस करवा रहा हूं, इसे कहते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग सोर्सेज, पीजीपी नहीं है, अदर सोर्सेज। खत्म अदर सोर्सेज। सैलरी जॉकी जो सैलरी होती है मैडम, सैलरी जॉकी सैलरी है, जॉकी को तो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी है। चैप्टर खत्म, 15 मिनट के बाद पीजीपी।